बात करें अप्रोच टू मायोपैथी की, तो मायोपैथी जो होता है ना, दैट्स अ डिसऑर्डर ऑफ द मसल और इट मे बी द मसल इनर्वेशन. Muscle innervation is coming from the anterior horn cell, and the anterior horn cell is further controlled by the centers above it. So any lesion above the anterior horn cell is an upper motor neuron lesion, and below is the lower motor neuron lesion. We know that the upper motor neuron lesions are characterized by Briggs DTRs, increased tone, and upgoing Babinski, while a lower motor neuron lesion is characterized by absent or weak DTRs, your fasciculations, muscle atrophy, decreased tone, and a downgoing plantar. So, first of all, let me take a step back and what is an anterior horn cell? So, a cell originating from the spinal cord, consisting of the cell body and the axon or the nerve fiber. So, if you're talking about the loci of myopathy, then it begins as a central loci, which will be an upper motor neuron lesion, followed by the anterior horn cell body, body that is known as neuronopathy. Then the anterior horn cell axon or myelin, that is neuropathy or the peripheral nerve villi involvement. Then comes the neuromuscular junction disorders, and then comes the muscle, that is myopathy. So इन सबकी एक एक शब्द याद रखना. तो सेंट्रल वाले कॉज विल बी अपर मोटर न्यूरॉन टाइप, बाकी सब विल बी लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप. इन सब में भी अलग अलग बात क्या होगी कि एंटीरियर हॉर्न सेल वाले में डीटीआरस बिल्कुल एब्सेंट हो जाएंगे, फैसिकुलेशंस प्रेजेंट होंगी. पेरिफेरल नर्व इज द ओनली वन जिसमें डिस्टल वीकनेस मोर देन प्रॉक्सिमल वीकनेस मिलेगी. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में फटीगेबिलिटी मिलेगी. मसल इन्वॉल्वमेंट में आपको प्रोपोर्शनेट एट्रोफी मिलेगी विद प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस एंड एलिवेटेड मसल एंजाइम्स. अब इन्हीं की डिटेल्स में आ जाते हैं. तो सेंट्रल वाले में पहले बताया कि डीटीआर नॉर्मल और इंक्रीज होंगे क्योंकि वो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स है. क्योंकि वो अपर मोटर न्यूरॉन है इसलिए सीजर्स एसोसिएटेड हो सकते हैं. प्रॉक्सिमल विल बी मोर देन इक्वल टू डिस्टल. एग्जाम्पल इज प्राडाविली, इसलिए ये भी याद रख लो कि डिस्मॉर्फिज्म भी एसोसिएटेड हो सकता है. एंटीरियर हॉर्न सेल में अगेन प्रॉक्सिमल विल बी मोर देन वीकनेस. डीटीआर जैसा कि बताया एब्सेंट होंगे, फैसिकुलेशंस प्रेजेंट होंगे, डिनर्वेशन पैटर्न मिलेगा. एन एग्जाम्पल बीइंग एसएमए. पेरिफेरल नर्व इज द ओनली वन जिसमें पी आ गया खुद ही नाम में, तो वो कह रहा है मुझे पी मिल गया तो मैं प्रॉक्सिमल को वैल्यू नहीं करूँगा. उसमें डिस्टल मोर देन प्रॉक्सिमल वीकनेस होती है. इसमें अनदर इंपॉर्टेंट थिंग सेंसरी डेफिसिट मिलता है, मसल एट्रोफी काफ़ी मिलती है, डीटीआरस कम मिलता है, डिनर्वेशन पैटर्न मिलता है. कॉन्जेनिटल हाइपोमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथीज का एग्जाम्पल है. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रॉक्सिमल इक्वल टू डिस्टल वीकनेस मिलता है. डीटीआर वेरी इंपॉर्टेंट नॉर्मल होते हैं. फटीगेबिलिटी मिलती है, वैक्सिंग वेनिंग कोर्स मिलता है, टोसिस मिलता है. मसल बायोप्सी नॉर्मल आएगी. एग्जाम्पल इज मायस्थीनिया ग्रेविस. मसल इन्वॉल्वमेंट में अगेन प्रॉक्सिमल मोर देन डिस्टल मिलता है, डीटीआर डिक्रीज मिलता है. इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज एलिवेटेड एंजाइम यूजुअली प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस एंड प्रोपोर्शनेट एट्रोफी विद अ मायोपैथिक पैटर्न. अगर एक मसल की बात करोगे तो मसल के अंदर एक सार्कोलेमा होता है, बड़े सारे प्रोटीन्स होते हैं, डिस्ट्रोफिन, डिस्ट्रोग्लाइकन. ठीक है. तो मायोपैथी कहती है डिजीज ऑफ द मसल. मायोसाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द मसल. व्हाट्स अ कॉन्जेनिटल मायोपैथी? It's a very important. Remember, it's congenital. So it's non-progressive due to morphological problem with the muscle fibers or distribution present from birth. Dystrophy, on the other hand, is progressive due to denervation death of muscle due to problems with the sarcolemmal proteins. So overall आप मायोपैथी को कॉन्जेनिटल और रिक्वायर्ड में डिवाइड कर सकते हो. कॉन्जेनिटल में एक तो आ जाएगी कॉन्जेनिटल मायोपैथी, दूसरी आ जाएगी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, तीसरी चैनलोपैथी, चौथी मेटाबॉलिक एंड पांचवी माइटोकॉन्ड्रियल. सो कॉन्जेनिटल मायोपैथी में याद रख लो सेंट्रल कोर मायोपैथी एंड मल्टीकोर मायोपैथी. मसल डिस्ट्रोफी को फर्दर डिवाइड किया है इनटू कॉन्जेनिटल ऑनसेट, जिसमें आ जाएगा कॉन्जेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इन्फेंट टू चाइल्डहुड, चाइल्डहुड टू एडल्ट एंड एडल्टहुड. तो हमें बीएमडी डीएमडी याद रहते ही हैं, दैट इज बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी. इसमें से ज़्यादा खतरनाक कौन होता है? ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और उसकी अर्ली प्रेजेंटेशन है, दैट इज इन्फेंट टू चाइल्डहुड. बेकर्स की लेट है. इसके अलावा कुछ रटने वाले एग्जाम्पल हैं लाइक ईडीएमडी एंड एफएसएचएमडी. ईडीएमडी इज व्हाट? एमरी ड्रेफस मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड एफएसएचएमडी स्कैपुलोहिमोरल मस्कुलर डिस्ट्रोफी. तो ई पहले आता है, एफ बाद में आता है. तो ईडीएमडी इन्फेंट टू चाइल्डहुड है, एफएसएचएमडी चाइल्डहुड टू एडल्ट है. जहाँ तक बात बची एलजीएमडी, दैट इज लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी की, उसकी कोई भी एज ऑफ प्रेजेंटेशन हो सकती है, इन्फेंट टू चाइल्डहुड, चाइल्डहुड टू एडल्ट या एडल्टहुड. चैनलोपैथीज में पीरियोडिक पैरालिसिस आता है. मेटाबॉलिक में ग्लाइकोजन स्टोरेज एंड लिपिड स्टोरेज प्रॉब्लम्स आती हैं मेटाबॉलिक में. और माइटोकॉन्ड्रियल में मिलास एंड मर्फ आता है. दैट्स अबाउट कॉन्जेनिटल मायोपैथीज. दैट इज कॉन्जेनिटल मायोपैथीज में कॉन्जेनिटल मायोपैथी आया,
Then muscular dystrophy आया, then channelopathy आया, mitochondrial and metabolic. Now coming to acquired myopathy. So acquired myopathy can be inflammatory, that is dermatomyositis and polymyositis, endocrine, that is hypothyroidism, or drug induced, that is देन जो ऑनसेट ऑफ वीकनेस है वो हमें बता सकती है कि कौन सी टाइप की मायोपैथी हो रही है. तो अक्यूट is usually viral myositis, while the Ds, that is dermatomyositis and drug-induced myopathy, is subacute, while muscular dystrophy and metabolic myopathy have a chronic onset of weakness. Patterns of distribution are also very important. तो हम अच्छे से BMD DMD का पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो जानते ही हैं कि शोल्डर गर्डल, लिम्ब गर्डल एंड काफ एरिया इन्वॉल्व होगा. जो आपकी वो होती है लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, उसके अंदर बात ही लिम्ब गर्डल है, तो शोल्डर और हिप गर्डल इन्वॉल्व होगी लेकिन काफ एरिया उसमें स्पेयर्ड होगा. ऑन द अदर हैंड, इन एमरी ड्रेशफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है उसके अंदर बेसिकली आपका जो हिप गर्डल है वो स्पेयर्ड होगी. और फेशियो स्कैपुलो ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जैसा कि नाम में ही छुपा है, फेशियो मतलब फेस इन्वॉल्व होगा, कैपुलो ह्यूमरल मतलब शोल्डर गर्डल इन्वॉल्व होगी, और साथ में काफ एरिया इन्वॉल्व होगा बट हिप गर्डल स्पेयर्ड होगी. तो हिप गर्डल एमरीडोशस एज वेल एज फेशियो स्कैपुलो ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रोफी दोनों में ही स्पेयर्ड होगी. फैमिली हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कुछ डिजीजेस ऑटोसोमल डोमिनेंट हैं, कुछ रिसेसिव हैं, कुछ एक्स लिंक्ड होती हैं, जबकि कुछ में मैटरनल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है. देन कुछ क्लूज हमें अपनी क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री पे मिल जाते हैं जो कि हमें पॉइंट करते हैं कि हम किस चीज़ के साथ डील कर रहे हैं. लाइक पर्टिकुलरली बहुत स्ट्राइकिंग होता है कि जेडीएम में आपको हीलियोटोप रैश और गॉटरन स्पेक्यूल्स मिल जाते हैं. बीएमडी डीएमडी एज वेल एज पॉम्पेज में आपको कार्डियोमायोपैथी या कंडक्शन डिफेक्ट्स मिल सकते हैं. इसी तरीके से कुछ पर्टिकुलर पॉइंटर्स होते हैं इन द हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन जो कि हमें गाइड करते हैं. तो आपके पास एक सूडो हाइपरट्रोफी के साथ बंदा आता है तो उसकी क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं. तो बिसाइड बीएमडी डीएमडी उसको सार्कोग्लाइकोनोपैथीज हो सकती हैं, मायोटोनिया कॉन्जेनाइटा हो सकता है, एंड ऐसे में टाइप 2 एंड 3 में भी सूडो हाइपरट्रोफी ऑफ द काफ देखने को मिल सकती है. देन वैली साइन बड़ा आपसे पूछा जाता है कि होता क्या है. इसके अंदर बेसिकली किसकी हाइपरट्रोफी होती है, तो सिर्फ सेंट्रल फाइबर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एक्रोमिन प्रोसेस डेल्टॉइड के enlarge होते हैं और इन्फेरोमीडियल पार्ट ऑफ इन्फस पैनिटस मसल enlarge हो जाते हैं जिससे वैली बनती है, जिसको वैली साइन कहते हैं. तो ये बेसिकली वही सेम बात करी हुई है शॉर्ट में कि आपके पास कोई भी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर आता है तो पहले देखते हो कि सेंट्रल है या पेरिफेरल है. सेंट्रल यानी कि अपर मोटर न्यूरॉन, तो उसके अंदर डीटीआर नॉर्मल या ब्रिस्क मिलेंगे और उसमें सेंट्रल साइंस लाइक सीजर्स एंड सीजूडी भी देखने को मिल सकते हैं. टोन इंक्रीज मिलेगी, स्टैंडर्ड यूजुअली अपगोइंग मिलेंगे. फिर आप आते हो पेरिफेरल कॉजेज पे, उसमें एंटीरियर हॉर्न से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पेरिफेरल नर्व मायोपैथी वो हमने पूरा पढ़ लिया है कि कैसे हम उनके बीच में डिफरेंशिएट करेंगे. मायोपैथी में फर्दर हमें देखना है कॉन्जेनाइटल मायोपैथी या डिस्ट्रोफी. हमने पहले बता दिया कॉन्जेनाइटल स्टैटिक कोर्स होगा, डिस्ट्रोफी प्रोग्रेसिव कोर्स होगा. उसके अलावा आप सीपीके करा के देख सकते हो. यूजुअली सीपीके प्रोग्रेसिव कोर्स ऑफ डिस्ट्रोफी में बढ़ा हुआ होगा जबकि कॉन्जेनाइटल मायोपैथी में नॉर्मल या माइल्डली इंक्रीज होगा. उसके आगे का आपका डिफरेंशिएशन यूजुअली मसल बायोप्सी के बेसिस पे होता है. फर्दर इन्होंने ये बता रखा है कि भाई कॉन्जेनाइटल में जो डीएमडी एलजीएमडी एफएसएचएमडी है उनके अलग अलग जेनेटिक होते हैं इनहेरिटेंस पैटर्न्स, तो उसके बेसिस पे भी हमें क्लू मिल जाता है.
ये लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो आपको करानी होती है। अब सीपीके आपको एक्चुअली टोटल कराना चाहिए। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन आप सीपीके ही करा रहे होते हो। इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी और एक्टिव प्राइमरी मस्कुलर डिजीज लाइक डीएमडी, एलजीएमडी इनमें बढ़ा हुआ मिलता है। लेकिन अगर सीपीके नॉर्मल है तो उससे मायोपैथी रूल आउट नहीं होती। और ईएमजी जब आप स्टडी करते हो तो आप मसल को करंट दे रहे हो, उससे फॉल्सली हाई सीपीके आ सकता है, तो उससे पहले ही आपको सीपीके करा लेना चाहिए। ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफ होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द मसल को रिकॉर्ड करता है। मसल बायोप्सी में पर्टिकुलर आपको पैटर्न्स मिल जाते हैं जो कि पॉइंट आउट कर सकता है टू स्पेसिफिक डिजीज। तो हमने कुछ बता रखे हैं कि किन पर्टिकुलर डिजीज में कौन से फीचर मसल बायोप्सी में मिलते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस। इसके अलावा कुछ डिजीजेस को डायग्नोस करने के लिए फाइनल डायग्नोसिस अल्टीमेटली जेनेटिक स्टडी पे बन रहा होता है। एसएमए, डीएमडी, एफएसएचएमडी, मैथन डिस्ट्रिक्ट, इनमें ये फाइंडिंग्स मिलती हैं ऑन जेनेटिक स्टडीज।